हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल विद्यादान पर। विद्यादान ये एम के मिश्रा का अपना चैनल है और इस चैनल पर मैं आप लोगों को 2025-2024 का CHSL का कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इसके दायरे में आप लोग कंप्लीट डिस्कशन देखेंगे, एक एक क्वेश्चन का और एक एक एग्जाम के पेपर का आप लोग डिस्कशन देखेंगे। इस चैनल पर इंग्लिश और मैथ्स दोनों का डिस्कशन आ रहा है। मैथ्स जो है वो आरजे सर के द्वारा चलेगा और इंग्लिश में खुद इनके मिश्रा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। इसके माध्यम से आप टोटल क्वेश्चन 2025 में 2024 में जितनी क्वेश्चंस आए हैं उन सब का डेट वाइज टाइम वाइज आपको प्रेजेंस दूंगा मैं उसका और उसका सलूशन दूंगा। और इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें। ये मेरा एक नया चैनल है जिसका नाम है विद्यादान। मेरे ऐप का नाम शायद आप लोगों को पता हो, नहीं होगा तो आप लोग जान लें। मेरे ऐप का नाम है कंपटीशन प्रो। कोर्सेस जितने अवेलेबल हैं वो कंपटीशन प्रो पर हैं और विद्यादान के माध्यम से मैं आपको फिर CHSL और CGL के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का दान करने आया हूं। चलिए, स्वागत है आप सभी का। सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे बढ़ता हूं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अस्क्रिपलस। ध्यान दिया जाए, ये CHSL का क्वेश्चन है। कब का है? तो 14 नवंबर 2025 का। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि CHSL का ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो सिनोनिम पूछ रहा है। अस्क्रिपलस का अर्थ क्या होता है? तो अस्क्रिपलस का अर्थ होता है अलर्ट। ध्यान दिया जाए, एक्टिव, अलर्ट, सक्रिय, चौकन्ना। तो अब चौकन्ना के सेंस में यदि हम बात करते हैं, सक्रिय के अर्थ में बात करते हैं, तो हमारे यहाँ सिनोनिम्स क्या होना चाहिए, थोड़ा सा विचार करेंगे। देखिए, इजी गोइंग, कोई यदि बात इजी गोइंग होगा मतलब कोई चीज सामान्य रूप से चल रहा होगा। लोग कहते हैं कि लाइफ कैसा चल रहा है, तो इजी गोइंग है, यानी सामान्य रूप से चल रहा है। तो इजी गोइंग का अर्थ हुआ सामान्य रूप से। ध्यान दिया जाए, सामान्य रूप से कोई चीज होगा तो वो इजी गोइंग है। इंडल्जेंट क्या है? तो किसी चीज में इंडल्ज होना, यानी किसी चीज में शामिल होना। तो इंडल्जेंट होता है किसी चीज में सम्मिलन। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहें? तो शामिल कहें, सम्मिलित कहें तो भी चलेगा, सम्मिलित कहें तो भी चलेगा। यानी इन्वॉल्वमेंट इज द सिनोनिम्स टू इंडल्जेंट। ध्यान रखा जाए, केयरफुल क्या है? तो ये भी हो गया सावधान है, ये सतर्क है। अब यदि बात कर रहा हूं केयरफुल, दैट इज अलर्ट, एंड केयरलेस दैट इज द एंटोनिम ऑफ केयरफुल, यानी इसका उल्टा हो गया। तो केयरलेस क्या हो गया? लापरवाह हो गया। अब बताया जाए, यदि यहाँ पर हमको चुनना है सिनोनिम्स, तो स्क्रिपलस का सिनोनिम्स क्या होगा? तो इजी गोइंग तो नहीं होने वाला। इंडल्जेंट से इसका कोई लेना देना नहीं, इंडल्जेंट तो इन्वॉल्वमेंट होता है। केयरलेस यदि है तो ये एंटोनिम हो जाएगा। तो सिनोनिम्स क्या होगा? तो सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। यहाँ एंटोनिम चुनना है। ध्यान दिया जाए, ट्रांसपेरेंट का अर्थ क्या होता है? तो ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है स्पष्ट। कोई डील आदि आदि में लोग कहते हैं कि बहुत ट्रांसपेरेंट डील होता है, यानी स्पष्ट रूप से सबके सामने हो रहा है, तो वो ट्रांसपेरेंट है। हाँ, एक चीज और ध्यान दिया जाए, पहले तो हम सीधा सीधा ट्रांसपेरेंट का अर्थ क्या कर दीजिए? तो पारदर्शी, जैसा कि आप लोगों ने देखा था साइंस में पढ़े होंगे आप लोग, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ओपेक ग्लास, ट्रांसलूसेंट ग्लास आप लोग पढ़ते हैं। दूसरा, ट्रांसपेरेंट का अर्थ क्या होता है? तो अस्पष्ट हो गया। कोई चीज यदि ट्रांसपेरेंट है, कोई चीज अगर किसी का बातचीत आदि आदि, इसका मतलब है कि वो स्पष्ट बात कर रहा है। ट्रांसपेरेंट का अर्थ ध्यान दिया जाए, सुगम भी होता है, आसान भी होता है। जो चीज आसानी से लोगों को समझ में आ जाए वो भी ट्रांसपेरेंट है। हम यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा और यहाँ पर पॉइंट पर आता हूं। ओपेक क्या होता है? तो ओपेक हो गया अपारदर्शी, अपारदर्शी हो गया। ये अस्पष्ट के रूप में भी यूज हो सकता, अस्पष्ट। ध्यान दिया जाए, यह अस्पष्ट नहीं है बल्कि अस्पष्ट के रूप में है।
ऑनेस्ट क्या होता है? तो ये ईमानदार होता है, ये हर कोई जानता होगा। देखिए इथिकल होता है, इथिक्स का अर्थ होता है नैतिकता, और इथिकल का अर्थ हो गया नैतिक या सैद्धांतिक। ध्यान दिया जाए, कोई व्यक्ति यदि ऑनेस्ट है, यदि कोई व्यक्ति अपनी बातों पर ट्रूथफुल है, तो इथिकल है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो गया? ये सैद्धांतिक हो गया, ये सैद्धांतिक हो गया या नैतिक हो गया। अब यदि बात नोबल का कर रहा हूं तो ध्यान दें, ये हो गया विशिष्ट। दो वर्ड आपको झटका देते हैं, एक नोबल एक नोवेल। तो नोवेल होगा तो आप जानते होंगे कि वो उपन्यास हो जाता, VEL, ये है नोबल। तो नोबल का अर्थ क्या हुआ? तो ये होता है विशिष्ट। नोबल दैट इज अ स्पेशल, नोबल दैट इज ऑफ अ हाई क्वालिटी। तो ऐसी स्थिति में ये विशिष्ट हो गया। अब यदि हमको एंटोनिम चुनना है ट्रांसपेरेंट का, तो ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम ये तीनों तो नहीं हो सकते, होंगे क्या? ओपेक होना चाहिए, अपारदर्शी या अस्पष्ट के रूप में यूज किया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आगे का बात करता हूं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड अबंडेंट। ध्यान दिया जाए, एंटोनिम चुनना है किसका? तो अबंडेंट का। तो अबंडेंट का अर्थ क्या होता है? तो प्रचुर होता है या पर्याप्त होता है। अबंडेंट का अर्थ ही होता है एनफ। अबंडेंट का अर्थ होता है मोर देन यूजेस। अबंडेंट का अर्थ होता है सफिशियंसी। ध्यान रखा जाए तो यदि किसी चीज की पर्याप्त उपलब्धता होती है तो वो अबंडेंट है। अब ऑप्शन क्या है? तो ध्यान दिया जाए, सोशिएबल होता है। तो देखिए सोशल का आप अर्थ जानते होंगे, सामाजिक, उसी से है सोशिएबल, यानी समाज में जो घुलने मिलने लायक हो उसको सोशिएबल कहा जाता। तो ये हो गया समाज में रहने वाला, समाज में रहने वाला। अस्कार्स का अर्थ क्या होता है? तो अस्कारसिटी वर्ड जानते होंगे आप लोग, इसी अस्कारसिटी से अस्कार्स बना, जो होता है किसी चीज का कमी, जैसे किसी चीज का अभाव। ध्यान दिया जाए, मीगर, अस्कार्स, किसी चीज की कमी कहें, अभाव कहें। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? ये अभाव का बात करता है। फ्रेंडली आप जानते होंगे, दोस्ताना भी होता है और पसंदीदा भी होता है। यदि कोई चीज आपका पसंदीदा चीज है तो वो फ्रेंडली चीज है, यदि चीज आपके अनुकूल है तो वो भी फ्रेंडली है। अब क्या कह रहा है कि आउट गोइंग, तो ये हो गया, आउट गोइंग का अर्थ होता है बाहर की तरफ। जो चीज आउटसाइडेड हो, आउटवर्ड्स हो, इसका मतलब कि वो आउटगोइंग होता है। एक तरह से खर्च को भी आउटगोइंग कहा जाता है। अब थोड़ा सा विचार किया जाए कि अबंडेंट का अर्थ क्या है? तो अबंडेंट का हमारा अर्थ क्या निकला यहाँ पर? तो पर्याप्त निकला, प्रचुर निकला, और इसका एंटोनिम करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अभाव हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो अभाव और कमी में क्या यूज करेंगे? तो स्कार्स यूज करेंगे। हमारा ऑप्शन क्या हो गया? तो सी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दिया जाए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ध्यान दिया जाए, यहाँ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है, सही यहाँ पर स्पेलिंग टेस्ट है, जरा सा सोचिए। परसिवरेंस वर्ड होता है, परसिवरेंस का अर्थ होता है धैर्य। याद रखा जाए, धैर्य जो होता है आपका वो परसिवरेंस होता है, करेज कहेंगे, पैशंस कहेंगे, वो परसिवरेंस है। तो परसिवरेंस का बात यदि कर रहा हूं तो क्या होना चाहिए? तो ध्यान देंगे, परसिवरेंस का स्पेलिंग है PERACVERANCE। तो परसिवरेंस का अर्थ क्या हो गया? तो ये हो गया है धैर्य, ये हो गया धैर्य। परसिवरेंस का अर्थ हो गया, ध्यान दिया जाए, ये आपको करेज को, पैशंस को दर्शाता है। तो आंसर क्या हो गया? ए हो गया। इसमें तो कोई अन्य ऑप्शन पर अब देखने की जरूरत ही नहीं है, जो आपका सीधे सीधे स्पेलिंग होगा वही आंसर होगा। तो परसिवरेंस है। नेक्स्ट बात करता हूं, जरा सा देखा जाए, अब यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट वॉइस में, इनडायरेक्ट वॉइस देख रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि ये वॉइस का क्वेश्चन है, ये नरेशन का ही क्वेश्चन को या तो इनडायरेक्ट स्पीच कहिए या इनडायरेक्ट वॉइस कहिए, कोई अंतर नहीं। यह नरेशन का क्वेश्चन है, और नरेशन के क्वेश्चन को यदि बड़ा रेंज में देख रहे हैं अगर, तो उससे डरिएगा मत। इसको सिंपल आप नरेशन के पैटर्न पर तोड़ते जाइएगा। मूल रूप से क्या देखना होता है? तो प्रोनाउन चेंज देखना होता है,
वर्ब चेंज देखना होता है, एडवर्ब चेंज देखना होता है, और उसके बाद कंजंक्शन का यूज जो होगा, चाहे दैट, इफ, वेदर, उनको देखना होता है। इन 3-4 चीज़ों को यदि देखते हैं तो आपका आसानी से नरेशन बन जाता है। प्रोनाउन चेंज, वर्ब या टेंस चेंज, एडवर्ब चेंज और कंजंक्शन का प्रयोग। अब देखा जाए, पायलट सेड तो सही है, सेड है। अब इसके बाद पायलट सेड हो गया तो हमको कमा, इन्वर्टेड कमा के बदले क्या यूज करना पड़ेगा, तो दैट यूज करना पड़ेगा। चलिए हम दैट कर दिए। वी क्या है, तो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो सब्जेक्ट में पायलट सिंगुलर है तो ही ना होकर उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अच्छा, हैव किस में बदलता है, तो हैड में बदलता है। अब आगे बढ़ रहा हूं, तो हैड बीन फ्लाइंग थ्रू, दिस किस में बदलोगे, तो दैट में बदलता है। नरेशन का रूल जानते होंगे, टर्बुलेंट वेदर फॉर सेवरल आवर्स एंड वी, फिर वी किस में हो जाएगा, अब तो जैसे यहाँ दे हुआ है तो ये फिर दे में हो गया। एक्सपेक्ट के जगह एक्सपेक्टेड हो गया, प्रेजेंट पास्ट में बदल जाएगा। एक्सपेक्टेड दैट द स्टॉर्म विच इज नहीं वाज, और नाउ किस में बदलता है, देन में। ऑन द होरिजोन, अब फिर विल किस में बदलेगा, तो वुड में। हिट अस किस में बदल गया, तो देम में। अब आंसर बना लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। द पायलट सेड दैट, पायलट ने कहा दे, आप देख रहे हैं दे का प्रयोग सही है, हैव नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि यहाँ हैव को हैड में बदलना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हुआ। द पायलट सेड दैट they had been flying through that turbulent, सही है, दिस को दैट में बदला है, एकदम सही है। वेदर फॉर, टर्बुलेंट वेदर फॉर सेवरल आवर्स एंड दे, फिर वी दे में बदल गया, सही है। एक्सपेक्टेड दैट, एकदम सही है। द स्टॉर्म विच इज नहीं वाज, सही है, इज को वाज में बदला है। फिर देन, नाउ देन में बदला है। ऑन द होरिजोन, विल वुड में बदला है। हिट देम, आंसर सीधे कौन बना, तो बी होना चाहिए। बाकी किसी ऑप्शन को अब देखने की जरूरत नहीं बनेगी। लॉजिक देख लीजिए कहां कहां ये धोखा है। तो देखिए, पहले तो यहां दिख रहा है कि दिस है जो दैट में होना चाहिए, फिर इसमें भी देख लेते हैं तो यहां पर दे वेयर लगा दिया जो हैड बीन होना चाहिए। सीधे सीधे ऑप्शन आपका कौन बना, बी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूं, ध्यान देंगे। कर है कि चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहां पर हाईलाइटेड पार्ट से ऑप्शन चुनना है, जरा सा देखा जाए। द नेक्स्ट फेज फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर हैज बीन सेटअप। करेक्ट, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अगला जो फेज है वो सेटअप हो चुका है। विथ प्रोपोज रिलैक्सेशन ऑफ नॉर्मल्स रेगुलेशन, नॉर्मल रेगुलेशंस। कर रहा है क्या, कि नियमों का, वहां पर नियमों का जो स्वरूप है उसमें रिलैक्सेशन दी गई है फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए नियमों में छूट दी गई है, ये बात दर्शा रहा है। थोड़ा सा विचार कीजिएगा, यहां पर कह रहा है कि द नेक्स्ट फेज फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर हैज बीन सेटअप, सेटअप हो चुका है विथ प्रोपोज रिलैक्सेशन ऑफ नॉर्मल रेगुलेशन की नॉर्म्स रेगुलेशन। कह रहा है क्या कि प्रोपोज रिलैक्सेशन है किसमें, तो नियम में। तो नॉर्मल का दो अर्थ होता है, नॉर्मल मतलब सामान्य भी होता है और नॉर्मल का अर्थ होता है कोई चीज का नियम। तो अब ध्यान दिया जाए, नॉर्म्स या नॉर्मल्स होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या यूज करेंगे, तो रिलैक्सेशन फॉर नॉर्म्स नहीं होगा, के यहाँ रूल के लिए रिलैक्सेशन नहीं होगा, या तो रूल कर रहा है कि रिलैक्सेशन किस चीज का रिलैक्सेशन है, तो नॉर्म्स का रिलैक्सेशन है। तो नॉर्मल नहीं, बल्कि इन नॉर्मल नहीं, बल्कि ऑफ नॉर्म्स होना चाहिए। अब ये ऑप्शन रेगुलेशंस फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर कौन बना, सी। देखा जाए कर है कि फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। यहाँ पर जो आइडम है उसका ऑप्शन देना है हमको कि क्या होना चाहिए। बहुत मासूमियत से आंसर निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान दें। थोड़ा सा सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा और सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर बहुत अच्छी सर्विस आपको मिलने जा रही है। ध्यान दिया जाए, कह रहा है क्या कि द सीईओज रेजिग्नेशन वाज अट्रिब्यूटेड टू पर्सनल रीजन। सीईओ का रेजिग्नेशन जो था वो अपने निजी कारण से था। बट
लेकिन इनसाइडर सा इट एज नथिंग मोर देन लेकिन जो उसके अंदर, कंपनियों के अंदर के जो लोग थे, वो इसको किस रूप में देखे, तो बस वो समझे कि नहीं, ये केवल झांसा दिया जा रहा है। कह रहा है क्या कि सीईओ का जो रेजिग्नेशन था उनके निजी कारण से था, लेकिन तो निजी कारण से था, इसके बाद से वहां लेकिन बट लगाया, इसका मतलब कि सेंस में अपोजिशन है, कंट्रास्ट है। तो अब कंट्रास्ट क्या है, तो उनका निजी कारण ना होकर कैसा कारण है, तो देखिए कैन ऑफ वर्म्स, कैन ऑफ वर्म्स का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है मुसीबत का पिटारा, मुसीबत का पिटारा, ये कैन ऑफ वर्म्स है। स्लीप ऑफ टंग्स क्या होता है, तो जुबान फिसल जाना जानते होंगे, यानी गलती से कुछ मुंह से निकल आना, तो ये है जुबान फिसलना। रेड हेरिंग क्या होता है, तो ध्यान भटकाना होता है, ध्यान भटकाना रेड हेरिंग होता है। अच्छा, ये है फीदर इन द कैप, ये होता है गौरव का पल, गौरव की बात, गौरवान्वित तो होने वाले क्षण को फीदर इन कैप बोला जाता। अब बोला जाए कि क्या है, तो सीईओ का रेजिग्नेशन उनके निजी कारण से था, लेकिन इनसाइडर्स लोग इसको इस तरह देखे कि यह ध्यान भटकाने का एक तरीका है, तो यहाँ रेड हेरिंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन बना, सी। नेक्स्ट बात करता हूं, देखिए फिर आ गया डायरेक्ट वॉइस, यहाँ पर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। आपको पता है कि नरेशन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में केवल 4 चीज हमको देखने होते हैं। पहला होता है प्रोनाउन चेंज, दूसरा होता है वर्ब या टेंस चेंज, तीसरा होता है एडवर्ब चेंज, और चौथा है यूज ऑफ कंजंक्शन। अगर 4 स्टेप आपको बढ़िया से पता हो, तो नरेशन का चाहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना हो, आप आसानी से उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा विचार कीजिएगा। द इंजीनियर स्टेटेड, ये दैट जो है किसके बदले आया है, तो आपको एक बात जरूर पता होगा कि यह दैट जो आया है वो कमा इन्वर्टेड कमा के बदले आया है। तो चलिए यहाँ कमा इन्वर्टेड कमा कर दिए। द न्यूली डेवलप्ड मटेरियल वुड, वुड क्यों आया है, तो वुड जो है ये विल का पास्ट के रूप में आया है, तो हम वुड को किस में बदल देंगे, विल में। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि फेल रैपिडली, इफ इट वाज किसके बदले आया है, तो इज को वाज में बदला गया था, तो इट इज एक्सपोज टू एक्सट्रीम हीट एंड दैट, ध्यान दिया जाए। फिर ये दे किसके लिए आया है, तो इंजीनियर के लिए, यानी सब्जेक्ट यदि पहले था तो यहाँ वी हो जाता, तो ये दे में बदलता, सिंगुलर रहता तो ही में, और यदि यहाँ पर आई रहता तो ही में बदलता, वी रहता तो दे में बदला है। हैड बीन किस में बदलेगा, तो हैव बीन ऑब्जर्विंग इट्स प्रॉपर्टीज फॉर मंथ्स। अब ऑप्शन देखिए आसानी से बदल जाएगा। आप देख रहे हैं कि वुड विल हो गया है, दैट के बदले कमा इन्वर्टेड कमा हो गया है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि वॉज इज में बदला, दे किस में बदला, तो वी में, हैड नहीं हैव। अब ऑप्शन देखा जाए, द इंजीनियर स्टेटेड द न्यूली डेवलप्ड मटेरियल विल, बिल्कुल सही है, विल फेल रैपिडली इफ इट इज, एकदम सही है, एक्सपोज टू एक्सट्रीम हीट एंड वी हैव बीन ऑब्जर्विंग इट्स प्रॉपर्टीज, एकदम आंसर सही है ए। दूसरा कोई अब ऑप्शन पर देखने की जरूरत नहीं है, परंतु जरा सा जज कर लिया जाए, तो देखा जाए यहाँ वुड लगा दिया है, वुड कैसे होगा, विल को वुड में बदलेंगे ना, तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, हमारा ये ऑप्शन गया। और दूसरा चीज की इसको हैड बीन छोड़ दिया, ये भी हैव बीन होना चाहिए था, वी हैव बीन। अब यहां पर देखा जाए, तो यहां विल तो लगाया, लेकिन इट वाज एक्सपोज कर दिया, जो कि इट इज होना चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं है। यहां पर देखा जाए कि द न्यूली डेवलप्ड मटेरियल वुड लगा दिया, जो विल होना चाहिए, इसलिए सीधे सीधे ऑप्शन कौन बना, ए होना चाहिए। यदि नरेशन का दायरा यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कितना भी बड़ा बड़ा खींच दे, लंबा लंबा अगर पैराग्राफ भी दे दे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, केवल 4 चीज पर नोटिस करो, आंसर सीधे सामने होगा। आपको मैं जो ड्रिल कर रहा हूं ये क्वेश्चंस का, इसमें क्वेश्चंस को अप्रोच भी बताऊंगा, उसके नॉर्म्स जो होंगे, रूल्स जो होंगे, उनको भी बताऊंगा। तो आप सभी एकदम निश्चिंत रहिए और सेट का डिस्कशन देखते रहें।
आगे बढ़ता हूं, ध्यान दिया जाए। खड़ा कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम। इस इडियम्स का आपको मीनिंग लिखना है। देखिए, स्पीक एंड स्पान, ये होता है बिल्कुल साफ सुथरा। आप लोग इसका एक और इडियम देखते होंगे, नीट एंड क्लीन। तो नीट एंड क्लीन के सेंस में हम स्पीक एंड स्पान का प्रयोग करते हैं। इसके दायरे में साफ सुथरा कहिए, ये स्पष्ट भी दर्शाता है। अब ऑप्शन देखा जाए तो सीधे सीधे नीट एंड क्लीन यही दे ही दिया है, तो ऑप्शन कौन बना? ए। ये तो है ग्रोन स्टेडली, निरंतर उपज को बोलते हैं, तो ये नहीं होगा। एक्सपैंडेड एंड कंट्रैक्टेड रैपिडली, ये भी नहीं होगा। ध्यान दिया जाए, तेजी से विस्तार को या तेजी से सिकुड़न को बोलते हैं, तो नहीं। बिकेम फिक्स्ड एंड स्टेबल, ये भी नहीं होगा। सीधा आंसर कौन बना? ए। Rearrange the following sentence parts to form a meaningful and grammatically correct paragraph. ध्यान दिया जाए, यह PQRS है। PQRS मतलब ये हुआ कि आपको पारा जंबल आया, पैराग्राफ दिया है ये 4 गो, और इसको जो किया क्या है तो रीसफल कर दिया है। इसको सही अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये रीअरेंज कैसे होगा। तो अब जरा सा इसको अप्रोच देखा जाए, तो अप्रोच होता है कि सबसे पहले इसमें एडवर्बियल्स लिखा जाता, उसके बाद से आप सब्जेक्ट पार्ट चुनते हैं। सब्जेक्ट में कैसे चुनते हैं, तो नाउन वाला ऑप्शन और प्रोनाउन वाला ऑप्शन देखा जाएगा। तो नाउन ऑप्शन पहले आता, प्रोनाउन वाला ऑप्शन बाद में आता। तब सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन होता है। इसके बाद वर्ब यूज करते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब टू मेन वर्ब। इसके बाद से हम ऑब्जेक्ट यूज करते, कंप्लीमेंट यूज करते, तब उसका एडवर्ब एक्सप्लेनेशन यूज करते। तो हमको इतना जाते जाते आंसर मिल जाता है। इन देखिए, यहाँ एडवर्बियल से कोई चीज शुरू हो रहा है, कह रहा है कि इट क्विकली एमर्ज्ड, यह बहुत तेजी से उभर कर आया। क्या उभर कर आया? जब तक हमको पहले से कोई चीज का इंट्रोडक्शन ना होगा, तब तक इट का प्रयोग कैसे करेंगे? यदि नाउन पहले इंट्रोड्यूस रहेगा, तब ना प्रोनाउन को आगे लेकर आएंगे। तो ये ऑप्शन हमारा पी से स्टार्टर नहीं होगा। तो पी से स्टार्टर नहीं होगा, तो एक ऑप्शन गया। अब देखिए, द इन्वेंशन ऑफ द टेलीग्राफ stands as one of the most significant technological breakthroughs of the 19th century। यह क्या कर रहा है? तो ध्यान दें, ये इंट्रोड्यूसिंग पार्ट है कि टेलीग्राफ का जो इन्वेंशन है वह 19वीं सदी के सबसे अच्छे कदमों में से, महत्वपूर्ण कदमों में से एक कदम था। तो एक बात बताया जाए, यह स्टैंड अलोन सेंटेंस है, यह इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, यानी ये इंट्रोड्यूसिंग पार्ट है। तो स्टार्टर हमारा कहां से मिला? क्यू से। इसमें जरा सा देखा जाए कि बाई कनेक्टिंग सिटीज एंड इवन कंटिनेंट्स थ्रू केबल्स एंड सिग्नलिंग सिस्टम, इट चेंज्ड। फिर ये इट किसके लिए है? इसका मतलब कि स्टार्टर ये भी नहीं हो सकता। दिस स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, यह कम्युनिकेशन का स्पीड। तो ईमानदारी से बताइए, कौन सा स्पीड? पहले से चर्चा रहता तब ना, यानी ये भी स्टार्टर नहीं होगा। एकमात्र स्टार्टर कौन निकला? क्यू। इतना ही में आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन बना? ए होना चाहिए। कह रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ध्यान दिया जाए, पैसिव वॉइस में आपको एक बात पता होगा कि सीधे सीधे बी फॉर्म प्लस V3 सही पकड़ लीजिए, उतना ही में पैसिव का आंसर आ जाता है। यदि एग्जैक्ट बी फॉर्म प्लस V3 हम पकड़ लें तो हमारा पैसिव का दायरा आ जाएगा। तो थोड़ा सा विचार कीजिए, द कुक हैड प्रिपेयर्ड द डेजर्ट। तो ये डेजर्ट जो है हमारा क्या है? तो ये ऑब्जेक्ट है, तो डेजर्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता। तो ऐसी स्थिति में द डेजर्ट हो गया। अब हैड है, अब हमको हैड ऑक्सिलरी वर्ब पहले से है, अब बी फॉर्म प्लस V3, तो प्रिपेयर्ड V3 है। तो ऐसी स्थिति में बी फॉर्म का V3 बीन होगा। तो यहाँ हो जाएगा कि द डेजर्ट हैड बीन प्रिपेयर्ड। अब जरा सा ऑप्शन देख लीजिए,
तो बाई द कुक हो जाएगा। अब यहाँ वॉज प्रिपेयर्ड है, गलत है, हैड बीन प्रिपेयर्ड, ये आंसर सही हो गया। हैज बीन प्रिपेयर्ड नहीं होगा, इज बीइंग प्रिपेयर्ड नहीं, सीधे बी फॉर्म प्लस बी थ्री, इतना सही पकड़ लोगे वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विद्यादान आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों जो आपको डिफिकल्ट लगता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, CHSL के लिए, उन दोनों का मैं कॉम्बो पैक आपके सामने लेकर आया हूं। आरजे सर के द्वारा इसमें मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन चल रहा है और इंग्लिश MK मिश्रा के द्वारा। आप दोनों पर जरूर कमेंट्स करेंगे। ध्यान दें, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। यहां OWS का क्वेश्चन है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ध्यान दिया जाए, शब्दों के इतिहास को, शब्दों के उत्पत्ति के इतिहास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? थोड़ा सा विचार कीजिए, ऑप्शन पर देखा जाए, ये होता है एटिमोलॉजी। देखिए, दो चीज कंफ्यूजन में आपको डालेगा, एटिमोलॉजी और एंटोमोलॉजी। तो एटिमोलॉजी होता है शब्दों के उत्पत्ति का इतिहास, शब्दों का अध्ययन, और एंटोमोलॉजी होता है कीट पतंगों का अध्ययन। तो एटिमो और एंटोमो के बीच में दुविधा मत पालिएगा। तो याद रखा जाए कि एटिमो क्या हो गया, तो शब्दों का अध्ययन, शब्दों के इतिहास का अध्ययन, शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ इसकी अध्ययन करना एटिमोलॉजी है। ऑर्थोग्राफी क्या होता है, तो ये भी है भाषा का अध्ययन। अच्छा, लैक्सिकोग्राफी क्या है, तो लैक्सिकोग्राफी है शब्दकोश विज्ञान, ये शब्दकोश विज्ञान होता है, डिक्शनरी का अध्ययन। इसके बाद कैलीग्राफी होता है सुंदर लिखावट, सुंदर लिखावट, इसको सुलेख भी बोला जाता। अब जरा सा देखा जाए ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो हमारा आंसर होगा एटिमोलॉजी, क्योंकि शब्दों का अध्ययन यही बता रहा है। नेक्स्ट देखा जाए, फिर आ गया आपका पाराजंबल। सोचा जाए, पाराजंबल में फिर आ गया है, यहां देखा जाए इसमें सबका स्टार्टिंग किससे है, तो सबका स्टार्टिंग प्रोनाउन से ही है। यदि एक भी ऑप्शन अगर नाउन से रहता तो हमारा स्टार्टर आराम से मिल जाता, लेकिन इसमें सबका स्टार्टिंग किससे है, तो प्रोनाउन से है। तो हमको सबको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद अरेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, she chose the most suitable actor for each role during the casting process। उसने क्या किया कि सुटेबल, सबसे सुटेबल एक्टर को चुना हर एक रोल के लिए। जो कास्टिंग प्रोसेस चल रहा था, जो कास्ट उसने किया था, जो जो रोल, उन सब के लिए वो सबसे बढ़िया एक्टर को चुना उसने। तो देखिए, पहले यहाँ एक्टर चुनने का प्रोसेस आया। शी गाइडेड द परफॉर्मर्स थ्रू रिहर्सल्स, वो रिहर्सल्स के माध्यम से परफॉर्मर्स को गाइड की। हेल्पिंग देम, उनको मदद की। फाइंड देयर वॉइसेस एंड अंडरस्टैंड देयर ऑब्जेक्टिव्स, उनको मदद की अपने आवाज को, उनको सही पकड़ने में, और इसके बाद उनको क्या उद्देश्य दिया गया है, उनका सही उद्देश्य क्या, रोल होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो समझने में उनको वो मदद की, गाइड की। She worked closely with the set and lighting designers to create the perfect atmosphere। वो बिल्कुल सही सेट के साथ, यानी सही सेटिंग, सेट की लाइटिंग सही की और परफेक्ट एटमॉस्फेयर बनाई ताकि बहुत बढ़िया वहां पर परफॉर्मेंस हो सके। उसके बाद सी सा हर विजन कम टू लाइफ, अब उसको लगा कि उसका सपना साकार हो गया। एज द एक्टर्स परफॉर्म्ड बिफोर एन ऑडियंस, क्योंकि जो एक्टर्स परफॉर्म किए ऑडियंस के सामने ऑन आई ओपनिंग नाइट, जो कि
उस रात उनका परफॉर्मेंस जो था वो बहुत शानदार वो लोग परफॉर्म किए। तो एक बात बताइए, यहाँ सिलेक्शन का बात हो रहा है और यहाँ पर परफॉर्मेंस का बात हो रहा है। इसका मतलब कि जहां भी ऑप्शन आएगा पी के बाद ही एस दिखना चाहिए। तो पी के बाद एस दिखना चाहिए। यहां क्या दिख रहा है? तो एस के बाद पी दिख रहा है, ये ऑप्शन गया। यहां पी के बाद एस है, यहां देखिए एस के बाद पी है, ये भी ऑप्शन गया। अब ऑप्शन स्टार्टर देखा जाए तो अब हमारा ऑप्शन दो चुनना है, एक पी क्यू का और एक आर क्यू का। तो क्या आर से स्टार्टर है? तो वो बहुत ध्यान से सेट और लाइट डिजाइनिंग का काम सही की, उसके बाद परफेक्ट एटमॉस्फेयर तैयार किया। तो सबसे पहले तो वो अपना प्रोसेस किस चीज का था? तो एक्टर चुनने का, उसके बाद ये सब काम होगा। तो सीधे पी से स्टार्टर मिलेगा। अब पी के बाद वो परफॉर्मर्स को पहले वहां पर सुटेबल एक्टर्स को चुनी, उसके बाद उनको गाइड किया और तब उसने सेट सजाया और उसके बाद उसको सपना साकार होते हुए नजर आया। ये सजा हुआ है ऑलरेडी। पी क्यू आर एस का फॉर्मूला सही है। यहाँ आगे करा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस। आपको पता है कि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, इसमें बी फॉर्म प्लस V3 का बड़ा रोल है। देखा जाए, why had the highly confidential company proposal been rejected? क्यों ये रिजेक्ट कर दिया गया था प्रपोजल बाय द मैनेजमेंट कमिटी? ध्यान दिया जाए, मैनेजमेंट कमिटी यहाँ एजेंट है, तो मैनेजमेंट कमिटी ही सब्जेक्ट हो जाएगी। तो अब देखा जाए ये वाई यदि इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव है तो शुरुआत में रहेगा ही, इसमें कोई शक नहीं। पहले से ऑक्सिलियरी वर्ब है तो ऑक्सिलियरी वर्ब ज्यों का त्यों रहता है WH के साथ। अब ये मैनेजमेंट कमिटी सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा? तो मैनेजमेंट, यहां आ गया मैनेजमेंट कमिटी। अब ध्यान दिया जाए, बन गया कि वाई हैड द मैनेजमेंट कमिटी। अब यहां बीन हट जाएगा, डायरेक्ट मेन वर्ब हो जाएगा। तो वाई द मैनेजमेंट कमिटी रिजेक्टेड। क्या रिजेक्ट किया? तो द हाईली कॉन्फिडेंशियल कंपनी प्रपोजल। तो ऑप्शन देख लिया जाए, यहां कर है कि वाई हैड द मैनेजमेंट कमिटी रिजेक्टेड द हाईली कॉन्फिडेंशियल कंपनी प्रपोजल, एकदम सही है। यहां देखा जाए वाई के बाद WH के बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, ये यहां चाहिए, जो ये गलत यूज किया, ये नहीं होना चाहिए बी। इसके बाद यहां मैनेजमेंट कमिटी को ही सब्जेक्ट बना दिया। यहां WH का सारा गेम हटा दिया, लास्ट में यूज कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वाई डिड कैसे होगा यदि यहाँ हैड का प्रयोग किया गया? यहाँ नरेशन थोड़े है कि बदलाव होगा, ये वॉइस है। तो ऑप्शन नंबर सीधे सीधे कौन बनेगा? ए होना चाहिए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस द वर्ड रोज विद द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग सेंटेंस। ध्यान दिया जाए, रोज का पहले अर्थ समझिए। तो एक तो रोज हो गया, आप जानते हैं कि गुलाब हो गया। एक रोज गुलाब है, कब? जब ये नाउन के रूप में रहेगा तब फ्लावर हो गया वो। और दूसरा रोज जो है ये राइज से क्या बन जाएगा? तो रोज, जिसका अर्थ होता है उगना, जिसका अर्थ होता है उठना, ऊपर आना। अब जरा सा ध्यान दिया जाए, अब ढूंढे यहां पर क्या होना चाहिए। देखिए, ये करा है कि ही गेव हर ए सिंगल व्हाइट रोज, उसने उसको एक सफेद गुलाब दिया एज ए सिंबल ऑफ पीस, जो कि शांति का संदेश था। तो एक बात बताया जाए, ये रोज किस रूप में यूज किया गया? तो सीधे सीधे गुलाब को दर्शाया। ये फ्लावर दिया उसने, तो अब गुलाब के सेंस में यहाँ किसके साथ रोज यूज हुआ? तो यहां पर जरा सा देखा जाए, यहां पर बात कर रहा हूं कि द रिवर रोज रैपिडली, नदी का जल स्तर ऊपर उठा। तो ऊपर उठने का सेंस तो नहीं यूज हुआ, गुलाब के सेंस में है, ये ऑप्शन नहीं हुआ। अब कह रहा है कि सी अरेंज्ड अ ब्यूटीफुल रोज, उसने बहुत सुंदर गुलाब सजाया इन ए ग्लास वे, शीशे के जार में, ऑन द सेल्फ। यही आंसर सही होगा। यहां रोज गुलाब के रूप में है, आंसर बी होगा।
यहाँ करे कि द टिकट प्राइसेस रोज, टिकट की कीमत जो है वो बढ़ गई, ऊपर उठ गया, यानी ऊपर चला गया उसका दाम, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये वर्ब के रूप में है। द सन रोज, यहाँ उगने के सेंस में है, वर्ब के रूप में नहीं। आंसर कौन होगा? बी होना चाहिए। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर, वन वर्ड सब्सटीट्यूट है, जरा से देखा जाए, ए स्ट्रॉन्ग एंड अनरीजनेबल फियर ऑफ समथिंग, किसी चीज से बिना मतलब का भय, किसी चीज से यदि हम भयक्रांत हैं, यानी हमको डर बैठा हुआ है किसी चीज का दिमाग में, जबकि ये कह रहा है कैसा डर, तो अनरीजनेबल, यानी हकीकत में वो चीज नहीं है, बल्कि उससे भय दिमाग में बैठा हो, तो हम इसको क्या कहें? ध्यान दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं? तो फोबिया होता है, किसी चीज के प्रति भय। ध्यान दिया जाए, फोबिया क्या होता है, फियर और फोबिया क्या है? तो हकीकत में अगर भय है तो फियर है, और यदि उसके प्रति दिमाग में परमानेंट भय बैठ गया तो उसको फोबिया कहा जाता। तो यही सही है, यही आंसर चाहिए। अर्थक्वेक क्या होता है? तो ये आप जानते होंगे, भूकंप हो गया। सुनामी भी क्या हो गया? तो ये सुनामी हो गया। ध्यान दिया जाए, समुद्री भूकंप कहिए या आपदा कहिए। आउटब्रेक होता है किसी बीमारी आदि आदि का अचानक विस्फोट, तो ध्यान दिया जाए, ये बीमारी का विस्फोट कहिए। आप देखे हैं कि कोरोना का अचानक विस्फोट हुआ, वो विस्फोट का मतलब ऐसा मत समझिए कि ब्लास्ट हुआ, वो प्रसार बहुत तेजी से हुआ, तो तेजी से प्रसार होना, ये प्रसार भी होता है। अब आंसर देखा जाए, यहाँ फोबिया आंसर हुआ। क्या यहाँ तक कहीं किसी को कोई दिक्कत है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जनरल कंपटीशन को अगर आप सीरियस लीजिएगा तो ये पढ़ाई इसका ज्यादा आपको टीच करने वाला नहीं है। 1 साल कंप्लीट डेडिकेट होकर तैयारी कीजिए और दूसरे साल में ज्वाइनिंग के कतार में खड़े हो जाइए। मैथ्स का, इंग्लिश का, खासकर एसएससी एस्पिरेंट्स मैथ्स और इंग्लिश को फ्रंट सब्जेक्ट माने और इन दोनों पर डेडिकेशन ज्यादा दिखाएं। इसके बाद से आप रीजनिंग और जीके जीएस इनको भी आप पढ़ते रहें, और यानी इनका पढ़ाई करें और एग्जाम देना शुरू कर दें, सेट मारना शुरू कर दें। आपको पता चलेगा कि 12 महीने 14 महीने के बाद जब इस पैटर्न पर पढ़ेंगे तो आप एग्जाम का एक कंप्लीट पैकेज बन जाएंगे। अब इसके बाद सेट मारते रहिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम में बैठिए। आप देखिए, दूसरे साल आपका ज्वाइनिंग आपके हाथ में होगा, आप हाई स्कोरर जरूर बनेंगे। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, टॉपिक वाइज भी और सेट वाइज भी। चलिए आगे बढ़ता हूं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। यहां देखिए, इडियम से आपको फिलर बनाना है। करे कि आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली हिडन मैनिपुलेशन शी इवेंचुअली रिवील्ड हर ट्रू नेचर। करा है क्या कि कई महीने से छद्म रूप से काम करने के साथ, केयरफुली हिडन मैनिपुलेशन का अर्थ क्या होता है? तो कोई चीज साजिश, कोई चीज छुपाना, कोई चीज ट्विस्ट करना। तो ध्यान दिया जाए, करे कि सावधानी से अपने स्थिति को, हकीकत को छुपाने के बाद, कई महीनों से छुपाने के बाद, सी इवेंचुअली रिवील्ड हर ट्रू नेचर, और उसके बाद अंततः उसका हकीकत जो है वो सामने आया, उसका ट्रू नेचर। एंड ध्यान दिया जाए, प्ले हर कार्ड्स राइट। ध्यान दिया जाए कि प्ले वंस कार्ड राइट का अर्थ होता है सही दाव खेलना, सही दाव खेलना, अपना पासा सही फेंकना। तो यही सेंस है प्ले हर कार्ड्स राइट। स्टैब्ड हिम इन द बैक, ये होता है छुरा घोपना, पीठ पर वार करना, पीठ पर वार करना, एक तरह से कहिए धोखा देना। सही इसका अर्थ है धोखा देना।
फिर कह रहा है कि टूक द बुल बाय द हॉर्न्स, मुसीबत का डट कर सामना करना। ऐसे भी समझिए कि किसी बुल को, किसी सांड को, उसके सींग को पकड़कर आप सामने लड़ रहे हैं, मतलब क्या है? तो मुसीबत को, चुनौती का सामना कर रहे हैं। तो चुनौती का सामना करना, चुनौती का सामना करना। अब ध्यान दिया जाए, ये क्या है? तो बर्न द मिडनाइट आयल, देर रात तक जगना, देर रात तक जगना, खासकर देर रात तक पढ़ाई करना। अब जरा सा देखा जाए, कह रहा है क्या कि कई महीने से वह अपने को छद्म रूप में रखने के बाद अंततः उसका सही नेचर सामने आया और उसने क्या किया? तो उसने उनको सही धोखा दे दिया। पहले तो वो बढ़िया बनने का काम की कुछ महीने तक, अब बाद में उसका सही नेचर आया और उसने पीठ पर वार किया। तो आंसर क्या होगा? बी होना चाहिए। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। कॉमन एरर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आराम से देखा जाए। क्या है कि द बस सब्जेक्ट है, बस के बाद यहां वर्ब आ गया, द बस लेफ्ट द स्टॉप, एकदम सही दिख रहा है बनावट, बिफोर वी अराइव्ड। लेकिन ओवरऑल स्टेटमेंट देखने के बाद आपका पॉइंट यहां गलत हो गया। कैसे गलत हुआ? तो देखा जाए, ये स्ट्रक्चर कर रहा है कि द बस लेफ्ट द स्टॉप बिफोर वी अराइव्ड। पास्ट में यहां पर एक घटना से पहले दूसरी घटना समाप्त हो रही है। यहां अर्थ इसका निकला कि हम लोगों के आगमन से पहले बस जा चुकी थी। तो आप सभी पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़े होंगे कि यदि भूतकाल में एक घटना के होने से पहले कोई घटना समाप्त हो जाती हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में रखा जाता। पहले समाप्त होने वाली घटना पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और बाद में होने वाली घटना पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाता। इसीलिए तो आप लोग पढ़े थे कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी खुल गई थी। ये अक्सर लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। तो ये बात वही आ गया कि द बस लेफ्ट नहीं, हैड लेफ्ट होना चाहिए। अब ऑप्शन देखा जाए तो क्या होगा? तो द बस लेफ्ट के जगह हैड लेफ्ट। आंसर कौन होना चाहिए? तो ए होना चाहिए। आगे देखा जाए, करा कि चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए यहां इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए इंप्रूवमेंट में? द बॉय रोड द बाइसिकल इन ए ब्लू जैकेट। कह रहा है क्या कि लड़का जो ब्लू जैकेट में था वो अपना बाइसिकल चलाया, मतलब मोटरसाइकिल चलाया। एक बात बताइए, द बॉय रोड ये तो सही है, द बाइसिकल ये इतना तक बनावट तो सही है, लेकिन इन ए ब्लू जैकेट, क्या बाइसिकल ब्लू जैकेट में था? तो नहीं। ब्लू जैकेट में कौन था? तो लड़का। तो होना क्या चाहिए कि द बॉय इन ए ब्लू जैकेट रोड द बाइसिकल। अब ऑप्शन देखा जाए तो यहां राइड द बाइसिकल इन द ब्लू जैकेट लिख दिया, नहीं, राइड कभी टू रोड है, सही है। राइडिंग बिना ईजे मार का सोच भी नहीं सकते। तो इन ए ब्लू जैकेट रोड द बाइसिकल ये सही है। इन अ ब्लू जैकेट राइडिंग लगा दिया तो द बॉय राइडिंग कैसे वाज राइडिंग रहता तो एक बार सोचते, लेकिन यहां तो डायरेक्ट राइडिंग कर दिया। तो आंसर नंबर कौन बनेगा? सी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ध्यान दिया जाए, यहां सही स्पेलिंग चुनना है ओकेजन का। तो ओकेजन मतलब होता है अवसर और इसका सही स्पेलिंग होता है OCCASION। अब जरा सा देखा जाए ओकेजन क्या होना चाहिए, तो आपका ओकेजन ऑप्शन कौन हो गया? तो बी ऑप्शन सही है। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप सब जो देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है विद्यादान और विद्यादान चैनल आपको सही में 2025 का 24 का एग्जैक्ट आपका क्वेश्चंस जो जितने हैं इंग्लिश का, मैथ्स का, वो आपके लिए दान लेकर आया है, उसका सॉल्यूशन दान कर रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्रों को भी सब्सक्राइब कराएं। आगे बढ़ता हूँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा
अब देखिएगा आ गया पैसेज। पैसेज कह रहा है कि ग्राफिक डिजाइन इज अ पावरफुल एंड एवर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन दैट एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड सरफेस लेवल एस्थेटिक्स। ग्राफिक डिजाइन जो है वो एक महत्वपूर्ण, एक ताकतवर, हमेशा विद्यमान रहने वाला विजुअल कम्युनिकेशन का फॉर्म है, जो कि हमारे यहाँ सरफेस लेवल, जो सिंपल, जो हमारे यहाँ ग्राफिक का प्रेजेंटेशन है, जी सिंपल जो डिजाइन्स होते हैं उसके तुलना में ये बहुत आगे का चीज होता है ग्राफिक डिजाइन। एट इट्स कोर, इसके मुख्य भाग में, इसके केंद्र में, इट इज द आर्ट ऑफ कन्वेइंग अ स्पेसिफिक मैसेज। शुरुआती में देखा जाए कि ये स्पेसिफिक मैसेज देने का एक कला होता है, मैसेज देने का, आइडिया का और इमोशन टू एन ऑडियंस थ्रू विजुअल मैनर्स। यह विजुअल मैनर से, विजुअल के माध्यम से यह आइडिया का, ये इमोशन का, ये अलग मैसेज देने का, मैसेज आइडिया देने का, मैसेज देने का ये ऑडियंस को एक माध्यम होता है। The role of a graphic designer is a thoughtful blend of problem solving and creativity, involving the careful use of elements such as type, color, images, and layout to create a clear and engaging visual message. कह रहा है क्या कि द रोल ऑफ ए ग्राफिक डिजाइनर इज, ग्राफिक डिजाइनर का रोल क्या होता है कि इज ए थॉटफुल ब्लेंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी। कह रहा है क्या कि वो, उनका रोल होता है कि सही तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, सही क्रिएटिविटी, सही डिजाइन करें, क्रिएटिव आइडिया लेकर आए, जिसके दायरे में केयरफुल यूज ऑफ एलिमेंट्स, उसमें सही यूज होता है कुछ चीजों का, टाइप का, सही टाइपिंग करके, सही कलर यूज करके, इमेज यूज करके, लेआउट सही करके और सही क्लियर और इंगेजिंग विजुअल मैसेज बनाया जाए। ग्राफिक डिजाइनर का यही सबसे महत्वपूर्ण आइडिया होता है, उनका यही जिम्मेदारी होता है, रोल होता है। इट इज नॉट मियरली अबाउट मेकिंग समथिंग लुक अट्रैक्टिव। इसका केवल एक यही नहीं तरीका होता कि हम केवल ग्राफिक के माध्यम से कोई चीज अट्रैक्टिव देखने में बनाएं, बट about ensuring it communicates effectively and serves a purpose, whether to persuade a customer, educate the public, or guide users through an interface. थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, करेक्ट, इट इज नॉट मियरली अबाउट मेकिंग समथिंग लुक अट्रैक्टिव। ये केवल अट्रैक्टिव लुक बनाने का ही माध्यम नहीं है, बट इंश्योरिंग, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि इट कम्युनिकेट्स इफेक्टिवली, कि यह प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट करता है, ग्राफिक के माध्यम से अच्छा कम्युनिकेशन होता है, एंड सर्व्स एज ए पर्पस, और जो हमारा उद्देश्य है वो ग्राफिक के माध्यम से ढंग से उद्देश्य पूर्ति होती है, हमारे कम्युनिकेशन के उद्देश्य की पूर्ति होती है। चाहे कस्टमर को रिझाने का, कस्टमर को आकर्षित करने का ये माध्यम बने, चाहे पब्लिक को एडुकेट, पब्लिक को कोई मैसेज देना हो उसका माध्यम बने, और गाइड यूजर्स थ्रू एन इंटरफेस, या इंटरफेस के माध्यम से हम अपने यूजर्स को गाइड करना चाहते हूं। चाहे हम कर रहा है क्या कि चाहे हम सही मैसेज देना चाहते हूं, चाहे हम कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, चाहे हम जो पर्पस सिद्ध करना चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज सही भेजना इसका मूल उद्देश्य होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्राफिक डिजाइन सराउंड्स अस इन एवरी लाइफ। कह रहा है कि ग्राफिक डिजाइन का असर हमारे दैनिक जीवन में बहुत ढंग से दिख रहा है, हर जगह दिखता है ग्राफिक डिजाइनिंग का असर। फ्रॉम द सिंबल्स दैट डिफाइन फैमिलियर ब्रांड्स and the product packaging we interact with, to the design of websites and
the posters displayed in our cities, graphic design shapes how we perceive and understand the world. ध्यान दिया जाए, कह रहा है क्या कि जो ग्राफिक डिजाइन का असर है वो हमारे जीवन में हर जगह दिखता है। सिंबल्स से लेकर, कौन सा सिंबल्स? जो किसी चीज को, किसी फैमिलियर ब्रांड को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, उस सिंबल से लेकर प्रोडक्ट पैकेजिंग तक, जो कि हम लोग प्रोडक्ट का पैकेज देखते हैं, जो अट्रैक्टिव होता है तो हम लोग उसको खरीदते हैं। हम लोग वेबसाइट जो डिजाइन करते हैं उसमें ग्राफिक डिजाइन का असर दिखता है। यहाँ तक कि पोस्टर जो हमें दिखता है हमारे शहरों में, उनमें ग्राफिक डिजाइन जो है हर जगह हमारे परसीव को, हमारे परसेप्शन को, हमारे सोचने के तरीके को बदलता है या अपने तरफ आकृष्ट करता है और हमें दुनिया का प्रोडक्ट को समझाने में मदद करता है। It plays a vital role in marketing, advertising, publishing, and digital media, where it is used to build brand identity, enhance user experience, and make information more accessible and enjoyable. करें कि प्लेज अ वाइटल रोल इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है ग्राफिक डिजाइनिंग का, एडवर्टाइजिंग में, पब्लिशिंग में, पब्लिश कोई चीज करने में, डिजिटल मीडिया में, जहां की हम अपने ब्रांड की आइडेंटिटी बनाते हैं, अपने ब्रांड का हम जहां तक एक लोगों तक उसको पहुंचाते हैं, उसका पहचान तैयार करते हैं, उसमें इनहैंस यूजर एक्सपीरियंस, यूजर के एक्सपीरियंस को, यानी यूजर्स जो है वो अपना कैसा प्रोडक्ट से अनुभूति लिए, वो कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, उस फीडबैक में, एंड मेक इंफॉर्मेशन मोर एक्सेसिबल, और लोगों को सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, लोगों को इंजॉयबल सिचुएशन तक, या सीधे सीधे कहिए कि कोई इंफॉर्मेशन को इस लेवल तक पहुंचाने में कि लोग उसका आनंद उठा सकें, उसका सही प्रेजेंटेशन करना, ये सब ग्राफिक के माध्यम से होता है। टू सक्सीड इन दिस फील्ड, इस फील्ड में सफल होने के लिए ग्राफिक डिजाइनर मस्ट पोसेस ए शार्प आई फॉर डिटेल। कह रहा है कि ग्राफिक डिजाइनिंग में सफल होने के लिए जो ग्राफिक डिजाइनर है उसको निश्चित रूप से वो चौकन्ना रहना होगा, उसकी तीक्ष्ण दृष्टि रखनी होगी हर चीज पर। ए स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, सही समझ होनी चाहिए डिजाइन के सिद्धांतों का। करा है कि स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजाइन प्रिंसिपल्स एंड प्रोफिशिएंसी इन इंडस्ट्री, स्टैंडर्ड टूल्स, उद्योग जगत में क्या डिमांड है, किस तरह से सही मैसेजिंग होना चाहिए, क्या उसका सिद्धांत है, इन सब का भी उसको समझ होना चाहिए ग्राफिक डिजाइनर का। अबव ऑल, इन सबसे ऊपर क्या है कि द प्रोफेशन डिमांड्स creativity and critical thinking to use visual communication as a solution to real world problems. इन सबसे परे कह रहा है कि above all, प्रोफेशन के दायरे में प्रोफेशन ये डिमांड करता है कि उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, अलग तरह से सोचने का तरीका उसे मालूम होना चाहिए, यानी वो उसकी सोच कुछ हटकर होनी चाहिए, ताकि वो जो विजुअल कम्युनिकेशन है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स में वो कन्वर्ट कर सके, यानी ग्राफिक के माध्यम से जो प्रॉब्लम्स है बिजनेस का, कम्युनिकेशन का, उसको हल कर सके। एग्जिस्टिंग एट द इंटरसेक्शन ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, ग्राफिक डिजाइन सर्व्स एज एन इसेंशियल ब्रिज बिटवीन कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड द पीपल who need to understand them. करे कि एग्जिस्टिंग एट द इंटरसेक्शन ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी में यदि ये देखा जाए तो ग्राफिक डिजाइन जो है वो एक महत्वपूर्ण ब्रिज का काम करता है, एक कड़ी का काम करता है कॉम्प्लेक्स आइडिया और उन लोगों के बीच जो इस आइडिया को समझते हैं, यानी सही आइडिया और उसके उपभोक्ता, उन दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है ग्राफिक डिजाइन। चलिए देखते हैं आगे।
क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्राफिक डिजाइन। पैसेज के अनुसार ग्राफिक डिजाइन का मूल उद्देश्य क्या है, देखा जाए, टू प्रोड्यूस विजुअली अट्रैक्टिव डिजाइन, नहीं, इसका मूल उद्देश्य नहीं था। मूल उद्देश्य केवल अट्रैक्टिव डिजाइन करना नहीं, बल्कि कह रहा है कि टू कन्वे अ स्पेसिफिक मैसेज, सही मैसेज और आइडिया देना इसका मूल उद्देश्य था थ्रू विजुअल एलिमेंट्स, यही होना चाहिए। टू इंश्योर डिजाइन्स अपीयर मॉडर्न एंड ट्रेंडी, कह रहा है कि यह सुनिश्चित करना कि डिजाइन जो है वो मॉडर्न दिखे, ट्रेंडी दिखे, नहीं। टू अडेयर स्ट्रिक्टली टू इंडस्ट्री ट्रेंड्स, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को ढंग से समझना, उसको बनाए रखना, तो नहीं, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपोनेंट्स इज इसेंशियल फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव ग्राफिक डिजाइन कम्युनिकेशन, कह रहा है क्या कि इफेक्टिव ग्राफिक डिजाइन कम्युनिकेशन को क्रिएट करने में इनमें से कौन सा मुख्य जो अवयव है, कंपोनेंट्स है, वो अति आवश्यक है। तो ध्यान दिया जाए, टाइप फेस, टाइप फेसेस सही है, कलर्स ये भी यूज बताया है, विजुअल्स एंड कंपोजिशन बिल्कुल सही है। ये साउंड्स का बात कर रहा है, एनिमेशन का, साउंड और एनिमेशन का कहीं चर्चा पैसेज में नहीं है, स्क्रिप्ट का चर्चा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर टूल्स, ऑडियो क्लिप्स एंड वीडियो, जी नहीं, ये सब का भी चर्चा नहीं है। कैमराज, लाइटनिंग, म्यूजिक नहीं, यही होगा टाइप फेसेस, कलर्स, विजुअल्स और कंपोजिशन, ऑप्शन नंबर ए, यही महत्वपूर्ण अवयव हैं इसके। हाउ इज ग्राफिक डिजाइन कॉमनली अप्लाइड इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में ग्राफिक डिजाइन कैसे लागू हो रहे हैं, ध्यान दिया जाए। टू इंटरटेन ऑडियंस एंड प्रमोट इंटरटेनमेंट सर्विस, ऑडियंस को इंटरटेन करने में और इंटरटेनमेंट सर्विसेज में, तो नहीं, ये सेंस नहीं है, कहीं चर्चा यहाँ ऑडियंस का और इंटरटेनमेंट का नहीं था। टू इनहांस विजुअल अपील विदाउट सर्विंग अ क्लियर पर्पस, ध्यान दिया जाए, कह रहा है क्या कि विजुअल अपील, तो ये तो सही था, लेकिन कह रहा है कि विदाउट सर्विंग ए क्लियर पर्पस, बिना स्पष्ट उसका पर्पस की पूर्ति के बिना विजुअल अपील नहीं, पर्पस भी सिद्ध होना चाहिए, तो ये भी गलत है। अब देखा जाए, टू शेप अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट मार्केटिंग एंड बिल्ड ब्रांडिंग, यही होना चाहिए। कह रहा है क्या कि जो ग्राफिक डिजाइन का हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में जो रोज दिख रहा है, इसका असर वो क्या है, तो हमारे अंडरस्टैंडिंग को, हमारे सोचने के तरीके को बदल दे रहा है, ये मार्केटिंग को सपोर्ट कर रहा है और ब्रांडिंग कर रहा है किसी प्रोडक्ट का, ये भी सही है। टू फोकस सोलली ऑन इंप्रूविंग एस्थेटिक क्वालिटी एंड ऑफ स्पेसेस एंड प्रोडक्ट, कह रहा है कि महज बनावटी आइडिया उसमें वो दर्शा रहा है, फोकस कर रहा है, तो नहीं, ये सोलली कर रहा है, मात्र, एकमात्र, तो नहीं, ऑप्शन सी होना चाहिए। Which skills are crucial for achieving success in the field of graphic design, ग्राफिक डिजाइन के फील्ड में सफलता पाने के लिए इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कदम है। A keen eye for detail, a strong understanding of design principles and proficiency in design tools, एकदम सही है, यही होना चाहिए। उसको नजर तीक्ष्ण होना चाहिए, यही नहीं, उसका समझ होना चाहिए ग्राफिक डिजाइन के प्रिंसिपल्स का, सिद्धांतों का, और सही टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। ये करे कि एबिलिटी टू राइट परसुएसिव कंटेंट, सही ढंग से कंटेंट्स लिखने का क्षमता होना चाहिए, ऐसा चर्चा नहीं था कहीं। इन आगे इंटेंसिव नॉलेज ऑफ वेब कोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग का कहीं चर्चा नहीं है। एडवांस्ड एक्सपर्टाइज इन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट डज द रोल ऑफ ए ग्राफिक डिजाइनर प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ, मुख्य रूप से जो ग्राफिक डिजाइनर का रोल है वो क्या है, ग्राफिक डिजाइनर मूल रूप से क्या करता है। ध्यान दें, इंटीग्रेटिंग क्रिएटिविटी विथ विजुअल कम्युनिकेशन
टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, यही होना चाहिए। आप देखे थे कि पैसेज के लास्ट पैराग्राफ में कहा था कि इसका मूल उद्देश्य होना चाहिए कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये क्या कह रहा है कि प्रोड्यूसिंग आर्ट सोनली फॉर पर्सनल एक्सप्रेशन, कह रहा है क्या कि प्रोड्यूसिंग आर्ट कला को प्रस्तुत करना नहीं, अरेंजिंग विजुअल्स ओनली टू अचीव सिंप्लिसिटी, सरलता को हासिल करना नहीं, स्ट्रिक्टली अडेयरिंग टू प्री डिफाइंड डिजाइन नहीं, ऐसा कोई चर्चा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। आपको बता दूं कि हमारा चैनल जो विद्यादान है, आपको मैथ्स और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट का 2025-2024 का कंप्लीट सॉल्यूशन CHSL प्रोवाइड करने जा रहा है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना कमेंट्स, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और हमारा ऐप कंपटीशन प्रो है, उसको डाउनलोड करें, उस पर बहुत सारे कोर्सेस मौजूद हैं, आप उसको अवेल करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग, बी बोल्ड फॉर द एग्जामिनेशंस।